जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट क्लास से मैंने तुम लोगों को कहां तक समझा दिया था? मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि कैसे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। चार चीजें होती है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। चारों में से कोई एक चीज भी हमारे हाथ लग गई अगर, तो बाकी की तीन चीजें हम फाइंड कर लेंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने किसका यूज किया था बच्चों? व्हीटस्टोन ब्रिज का। याद है कि भूल गए? व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस है तो हम चार देखो किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एटलीस्ट चार रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि अगर वो बैलेंस है तो बीच वाली ब्रांच में तो करंट जाएगा नहीं। तो उसके बाद हम लोग R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 वाले रिलेशन से फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और ऐसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रेजिस्टेंस फाइंड किया था, समझ गए? उसके बाद मैंने तुम्हें कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी तक पढ़ा दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट, ये तो यार लिख ही नहीं रहा, क्या हो गया इसको? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लास्ट क्लास में तुम्हें क्या बताया था? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा। याद है कि भूल गए? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा ई से। क्या होता है बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी is the, है तो कंडक्टिविटी, is the conductivity of all the ions in a given volume of 1 gram electrolyte। मेरी बात समझ में आ रही है? मोलर कंडक्टिविटी में हमने क्या करा था बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था 1 ml के अंदर, और उसकी कंडक्टिविटी फाइंड कर रहे थे। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं? इस बार हम लोग 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उस गिवन वॉल्यूम के अंदर, और फिर देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी क्या है। समझ में आ गया? तो इसको डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा ई से। लैम्डा ई क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसेंट्रेशन। पर इस बार कंसेंट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे? मोलैरिटी नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे? नॉर्मेलिटी। मतलब कि कंडक्टिविटी अपॉन नॉर्मेलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? लैम्डा ई विल बी इक्वल टू कापा अपॉन नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कापा अपॉन इक्विवेलेंट वेट और अपॉन में लीटर आ जाएगा। ये तो मैंने मेरे ख्याल से दोबारा लिख दिया। समझ में आ गया? और बच्चों क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो वॉल्यूम इन लीटर है, इसको एमएल में लाने के लिए क्या करते हैं? इनटू 1000, वो नीचे से घूम के ऊपर आ जाएगा, अपॉन में रह जाएगा इक्विवेलेंट वेट। इसको ऐसा करते हैं, नॉर्मेलिटी रहने देते हैं n। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अब यहां से इसके ऐसे यूनिट क्या निकल के आएगी, या फिर यहां से भी आप चेक कर सकते हो। तो कापा यानी कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या है? नॉर्मेलिटी के इक्विवेलेंट पर अपॉन में पर इक्विवेलेंट पर लीटर। समझ में आ रहा है? तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स पर इक्विवेलेंट लीटर। समझ में आ गया? तो जो काम लास्ट क्लास में किया था वही है, कुछ भी नया नहीं है। और इसकी भी यूनिट्स का हम कन्वर्जन देखेंगे। बच्चों हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, हाँ या ना? तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये यूनिट कितनी हो गई जरा चेक करो। ओम इनवर्स, या इसको साइमन बोल दो, साइमन मीटर इनवर्स पर इक्विवेलेंट, और लीटर की जगह क्या आ जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू में चला जाएगा।
मीटर क्यूब अगर मीटर इनवर्स से कंपेयर किया जाए तो साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। समझ में आ गया। और अगर हम इसको चेंज करें तो 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 10 पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और अगर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 10 पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया। चले आगे। तो हम लोग अभी तक 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आपस में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा ई। इसमें क्या रिलेशन है बच्चों? तुम लोग लास्ट क्लास का रिवाइज करके नहीं आए ना, इसीलिए तुम लोग अभी हैंग हो। तो बच्चों लैम्डा m का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। लैम्डा m का फॉर्मूला क्या था? कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। और लैम्डा ई का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा? काप्पा कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। तो इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, क्या आ जाएगा? लैम्डा m अपॉन लैम्डा e विल बी इक्वल टू k इंटू 1000 बाय m अपॉन k इंटू 1000 बाय n। बच्चों चेक करो, इस पूरे से ये पूरा जाएगा, क्या बचेगा? n अपॉन m। सही है गलत है? n ऊपर आ जाएगा ना। तो बच्चों लैम्डा m अपॉन लैम्डा e का फॉर्मूला क्या हो गया? अब मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ। नॉर्मेलिटी का इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। हाँ या ना? अरे ये तो याद होगा। तो वॉल्यूम इन लीटर से वॉल्यूम इन लीटर गया, तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई कितना हो गया? लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बच्चों चेक करो, गिवन मास से गिवन मास कट जाएगा, फिर क्या बचेगा? लैम्डा m अपॉन लैम्डा e। अब मोलर मास ऊपर आ जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास तो पता ही होगा, किसी भी एटम के किसी भी मॉलिक्यूल के सारे एटम्स का मोलर मास ऐड कर देते हैं। तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा e विल बी इक्वल टू मोलर मास। और इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करते हैं? मोलर मास को डिवाइड कर देते हैं n फैक्टर से। समझ में आ गया? तो मोलर मास से मोलर मास कट जाएगा, n फैक्टर ऊपर आ जाएगा, तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा e विल बी इक्वल टू n फैक्टर। n फैक्टर को हम लोग x भी बोलते हैं। ये रिलेशन होता है इक्विवेलेंट वेट मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। समझ में आ गया?
अब सवाल ये है कि ये n फैक्टर क्या होता है। n फैक्टर से ही एसिडिटी और बेसिसिटी फाइंड करते हैं हम लोग एसिड्स या बेसिस की, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? इसको इरेज कर दूं। इसके अलावा एक बात और याद रखना बच्चों, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशन है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो अगर मान लो हम लोग बात कर रहे हैं एसिड्स की, तो एसिड्स में एन फैक्टर कैसे फाइंड करोगे। जो एक चैप्टर 11th क्लास में था ना इक्विलिब्रियम, उसमें तुम ये सब पढ़ चुके हो, एक बार तुम्हें दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। एसिड्स का एन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी एसिड जितने भी H प्लस आयंस देगा वही उसका एन फैक्टर होगा, यानी कि नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड। समझ में आ गया। और इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों, बेसिसिटी से। है भले ही एसिड पर डिनोट किससे करते हैं, बेसिसिटी से। जितने भी नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो बच्चों बताओ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी। तो अगर मान लो तुम्हें x फाइंड करना है एसिड्स के लिए, तो क्या करोगे, खाली ये देख लोगे H प्लस आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए HCl है, HCl में कितने H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 H प्लस आयंस। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो गई, 1। बच्चों अगर H2SO4 है तो इसमें कितने H प्लस आयन मिल रहे हैं, 2 H प्लस आयंस मिल रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2। अगर मान लो H3PO4 रहा होता तो HNO3 होता तो 3 H प्लस आयंस, यानी x की वैल्यू 3। यहाँ पे एक ही H प्लस आयन मिलेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 ऐसे निकाल लोगे। समझ में आ गया। एन फैक्टर अगर फाइंड करना है आपको एसिड्स के केस में, तो जितने भी H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उतना ही उसका x की वैल्यू, यानी n फैक्टर बोलो n बोलो या x बोलो एक ही बात है। समझ में आ गया। अच्छा बेसिस के लिए क्या करते हैं, बेसिस जैसे यहाँ पे H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी को हम लोग बेसिसिटी मान रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ OH माइनस आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड, और इसको डिनोट करते हैं एसिडिटी से। तो इसमें नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एसिडिटी, और एसिडिटी मतलब एन फैक्टर, मतलब कि नंबर ऑफ OH माइनस आयंस प्रोड्यूस। समझ गए। तो जैसे मान के चलो NaOH है, तो NaOH में OH माइनस आयन कितने मिले, 1 OH माइनस आयन। तो x की वैल्यू क्या हो गई, MgOH2 बोलो 2 OH माइनस आयन, x की वैल्यू CaOH2 2 OH माइनस आयन, KOH 1 OH माइनस आयन, x की वैल्यू 1। ऐसे चलेगा। समझ में आ गया बच्चों। ये तो एसिड और बेस की कहानी हो गई। अगर मान लो कोई सॉल्ट हो तब क्या करोगे, अगर मान लो किसी सॉल्ट का आपसे एन फैक्टर पूछा जाए तब क्या करोगे। तो याद रखना फॉर सॉल्ट देखो इसमें तो H प्लस आयन हो गया, इसमें H माइनस आयन हो गया। सॉल्ट के केस में हम लोग ये देखते हैं कि जो मेटल है ना, मेटल वाला आयन, उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा। समझ में आ गया। यानी कि चार्ज ऑन मेटल आयन, ये याद रखना कि मेटल आयन के ऊपर चार्ज क्या है। तो कोई सॉल्ट का नाम बताओ, NaCl, और बताओ ZnCl2, MgCl2, ZnSO4, MgSO4, और बोलो AlCl3, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है।
बच्चों इसमें Na प्लस Na पर चार्ज क्या है? Zn पे, Mg पे, Zn पे, Mg पे। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट भी ले सकते हो, CaCl2 भी ले सकते हो। यहां पर Al पे क्या चार्ज आएगा बच्चों? 3 प्लस का। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम पे, तो यही सब इनकी x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, 2, 3, 2, 2। समझ में आ गया? तो n फैक्टर ऐसे निकालते हैं। क्लियर हो गया? चले अगले टॉपिक पे। तो बच्चों अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, यानी लैम्डा m एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लैम्डा ई। अगर मैं डाइल्यूशन को बढ़ा दूं तो इन चार चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसके अंदर भी दो पंगे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी डाइल्यूशन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर क्या इफेक्ट पड़ता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पता है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो 100% डिसोशिएट हो जाते हैं, जैसे HCl, NaCl, KCl, NaOH। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो बिल्कुल भी डिसोशिएट होना नहीं चाहते, ना के बराबर। 100% से तो बहुत छोटी वैल्यू होती है अल्फा की। समझ गए? जैसे NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, एसिटिक एसिड हो गया, है ना, बेंजोइक एसिड हो गया। तो इनकी अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर, इन चारों पर क्या इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन का, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम देखो, चारों को इकट्ठा तो नहीं पढ़ सकते, पहले कंडक्टेंस की बात करते हैं। कंडक्टेंस, तो डाइल्यूशन का कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये समझने से पहले आपको कंडक्टेंस पता होना चाहिए। अच्छा, डाइल्यूशन का मतलब समझ रहे हो? आप क्या कर रहे हो, कंडक्टिविटी सेल के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डाल के उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाटर ऐड कर देना। तो ऐसा नहीं कि एकदम से वाटर झोंक दिया जाता है, ड्रॉप 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 करके उसमें वाटर कंटेंट आप बढ़ा रहे हो। तो डाइल्यूशन से कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा पहले ये बताओ। उससे पहले आपको डाइल्यूशन पता होना चाहिए और कंडक्टेंस पता होना चाहिए। डाइल्यूशन क्लियर हो गया? कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस सीधा सीधा डिपेंड करता है चार्ज कैरियर पर, हाँ या ना? मतलब मान के चलो मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो उसकी कंडक्टेंस अच्छी है। जो इंसुलेटर होते हैं उनकी कंडक्टेंस बहुत पुअर है, क्योंकि उसमें चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं फ्री चार्ज कैरियर। तो इसका मतलब ये हुआ कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस सीधा सीधा डिपेंड करता है चार्ज कैरियर्स के ऊपर। और बच्चों यहां पर चार्ज कैरियर कौन है? जल्दी बोलो। यहां पर चार्ज कैरियर कौन है फिलहाल? आयंस। तो हमें आयंस के बारे में सोचना है। तो अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बच्चों जरा चेक करो, ये कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है और इसके अंदर आयंस है। तो बच्चों जरा दिमाग लगाओ, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? अगर डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? क्या अच्छा, इसमें भी मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी,
स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के बारे में हमें सेपरेटली सोचना पड़ेगा, हम इकट्ठा दोनों को एक साथ कंसिडर नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वहां पे लिख देंगे, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मान लो बच्चों डाइल्यूशन बढ़ेगा, इससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोलाइट तो आप डाल नहीं रहे, आप तो वाटर ऐड कर रहे हो, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। बच्चों कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगा, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। मैं लिख देता हूं, डाइल्यूशन आप कर रहे हो इंक्रीज, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने से कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा भैया, या वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन से इस पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो इसको समझने के लिए आपको चार्ज कैरियर यानी आयन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो बच्चों मुझे ये बताओ, अल्फा समझते हो किसे कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है, 100% से बहुत छोटी है, तो क्या डाइल्यूशन से अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, सोच के बताओ। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोशिएट वैसे भी नहीं हो रहा, कम हो रहा है, पर अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दें, वाटर ऐड कर दें, तो क्या उसमें उसका अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, सोच के देखो। मैं समझाऊं, बच्चों ध्यान से सुनना। बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें अल्फा की वैल्यू है 5%, अभी मैं कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 5% है, अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स वाटर में डालता हूं, तो उसमें से डिसोशिएट कितने होंगे, खाली 5 विल डिसोशिएट। एक छोटा सा लॉजिक लगाने को बोल रहा हूं, सिर्फ ध्यान से समझना, आ जाएगा समझ में। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट 5% है, तो जरा सोच के देखो 100 मॉलिक्यूल में से डिसोशिएट कितने होने वाले, सिर्फ 5 से ज्यादा नहीं होंगे। पर बच्चों एक बात बताओ, ये 5 भी तो डिसोशिएट हो तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई डिसोशिएट ही नहीं हो रहा, 5 तो हो रहे हैं। किसकी वजह से, वाटर की वजह से। अच्छा, वाटर जो है उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, हाँ या ना। तो ठीक है, 100 में से 95 नहीं टूटे, 5 तो टूटे, किसकी वजह से, वाटर की वजह से। है तो वाटर में, टूटा तो वाटर में जाके। अब जरा सोचो, अगर आपने जो भी वाटर लिया उसका डबल अमाउंट कर दो, ट्रिपल कर दो, टंकी भर के, मतलब 1000 लीटर कर दो, आयंस बहुत दूर दूर चले जाएंगे। जब वो बहुत दूर दूर चले जाएंगे तब उनको पता रहेगा कि हम कितने डाले गए थे, 100 मॉलिक्यूल डाले गए थे कितने, मतलब समुद्र में डाल दिया आपने, ये समझ लो। इमेजिन कर लो, आपने समुद्र में वो इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिसका अल्फा 5% है, और समुद्र का खारा पानी नहीं है, मीठा है मान लो, तो वो आयंस इतने दूर चले जाएंगे, इतने दूर चले जाएंगे, तो उनको पता चलेगा कि एक्चुअली डाले कितने गए थे। तो क्या अल्फा की वैल्यू बढ़ सकती है तो पानी में ही, उसे अपने आसपास और तो कोई मॉलिक्यूल दिख नहीं रहा। मेरी बात फील कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। ये 5 डिसोशिएट हुए ना, हुए तो वाटर में ही, तो 95 भी तो वाटर में ही है। अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ा दूं, क्या अल्फा की वैल्यू बढ़ नहीं सकती, जल्दी बोलो हाँ या ना। ये बात क्लियर हो गई। और ये भी याद रखना, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा एब्रप्टली तेजी से नहीं बढ़ने वाली। अगर आप बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करोगे तो अल्फा की वैल्यू अगर मान लो 5% है, तो वह इंक्रीज होकर 5.01% बढ़ेगी जब आप बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दोगे। आगे बात समझ में, बहुत कम थोड़ी बहुत बढ़ेगी और एक स्टेज पे आके रुक जाएगी। ऐसा नहीं कि 5% से 10% या 12% हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है, वो तो समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया था। तो अब मुझे ये बताओ बच्चों, डाइल्यूशन अगर बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, पर क्या अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी? अभी तो बताया हाँ,
इंक्रीज होगी। अगर अल्फा बढ़ेगा तो डिसोसिएशन कोएफिशिएंट बढ़ गया, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे, तो क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे? जल्दी बोलो, नंबर ऑफ आयंस क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ आयंस क्या है? चार्ज कैरियर। और अगर चार्ज कैरियर बढ़ गए तो कंडक्टेंस भी, यानी इससे क्या इफेक्ट पड़ा बच्चों कि कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले कंडक्टिविटी सेल का डाइल्यूशन अगर हम करते हैं तो उसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। फाइनली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्लियर हो गया? इसको मैं वर्ड्स में लिखूं या समझ गए? मतलब ऐसे लिखूं क्या? if the dilution will increase, concentration will decrease, due to which volume will increase, and hence the alpha will increase. ऐसा ये समझ में आ रहा है? इसको एक और तरीके से भी आप समझ सकते हो बच्चों। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग ओसवाल्ड रूल लगा सकते हैं। ओसवाल्ड रूल बच्चों बचपन में कार्टून आता था, तुमने देखा था ओसवाल्ड? नहीं देखा? अरे यार जनरेशन चेंज हो गई है इसका। तो आप एक ना वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं CH3COOH। जब ये डिसोशिएट होगा तो बच्चों क्या बनेगा? CH3COO माइनस और H प्लस। आप इसको ऐसे समझो, पहले आपने इसमें कितने मॉलिक्यूल डाले थे? 100 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या थी? 5%। लेकिन जब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, देखो डाइल्यूशन बढ़ा दिया ना, डबल कर दिया, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 5.1%। समझ में आ रहा है? मतलब ये चीज मैं डायग्राम के थ्रू ऐसे समझा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? पहले वॉल्यूम कम था 5%, अल्फा वैसे ही कम है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जैसे ही आपने डाइल्यूशन बढ़ाया अल्फा की वैल्यू बढ़ गई, जिसकी वजह से आयंस बढ़ गए होंगे कि घट गए होंगे? आयंस बढ़ेंगे तो फिर कंडक्टेंस बढ़ेगी। समझ गए? तो बच्चों जब टाइम t 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन थी C, इन दोनों की 0 जब कुछ टाइम बीता तो मान लो इसमें से C टाइम्स ऑफ अल्फा ये दोनों प्रोड्यूस होंगे, तो यहां से माइनस हो जाएगा C माइनस C अल्फा। हाँ या ना? तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। बच्चों चेक करो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, C से C कट गया। अब बच्चों अज्यूम कर लो 2 मिनट के लिए कि अल्फा बहुत छोटा है 1 से। अल्फा परसेंटेज में 100 होता है, 100 से कंपेयर करते हैं, पर अगर वैसे नॉर्मली देखोगे तो 1 से ही कंपेयर कर रहे हो, तो 1 से तो बहुत छोटा है। तो क्या ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर से? तो डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट कर दो, क्या बचेगा? C अल्फा स्क्वायर बाय 1, तो इतना ही रह जाएगा। हाँ या ना? तो व्हाट विल बी अल्फा? C विल बी K बाय C अंडर रूट। ये बात सबको समझ में आ गई? अब बच्चों दिमाग लगाओ, अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो उससे कॉन्सेंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? घटेगी। कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो अल्फा क्या करेगा? बढ़ेगा। और अल्फा अगर बढ़ेगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर बढ़ेगा तो दिमाग लगाओ, आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चले आगे। पर बच्चों ये कहानी थी सिर्फ किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए तो क्या होगा? अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो? जल्दी बोलो बच्चों, चेक करो। अगर डाइल्यूशन आप बढ़ाओगे
तो इससे कॉन्सेंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। वॉल्यूम बढ़ने से क्या अल्फा बढ़ता है? अल्फा तो पहले से ही 100% है भैया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो ऑलरेडी पूरा का पूरा डिसोशिएट हो रखा है। अल्फा और कितना बढ़ेगा बताओ बच्चों? अगर अल्फा ऑलरेडी 100% है तो क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे? नहीं, उतने ही रहेंगे। तो क्या कंडक्टेंस बढ़ेगी? तो कंडक्टेंस इसका मतलब उतनी की उतनी रहेगी, पर ऐसा नहीं है, यहां पर भी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। पूछो क्यों? ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, क्योंकि डायल्यूशन अगर आप बढ़ा रहे हो और वो ऑलरेडी डिसोशिएट सारे हो रखे हैं, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उनको मूवमेंट होने में आसानी होगी ना। तो ड्यू टू ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस जो है कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा बच्चों? ओवरऑल कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ जाती है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। कोई दिक्कत? चले आगे, यहां तक क्लियर है? तो कंडक्टेंस के बारे में अभी हमने देखा कि ओवरऑल कंडक्टेंस बढ़ जाती है डाइल्यूशन करने पर, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर 2 कंडक्टिविटी। तो बच्चों कंडक्टिविटी होता क्या पहले ही बताओ? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट पर यूनिट वॉल्यूम इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मान लो मैं एक बीकर लेता हूं और उसमें मैंने आयंस डाले हुए हैं कुछ, तो वो सारे आयंस जरा चेक करो पास पास होंगे या नहीं होंगे? समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो मैं डाइल्यूशन कर देता हूं, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो गई है, क्या ये आयंस दूर दूर हो जाएंगे, फैल जाएंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब जैसे मैं कह रहा हूं कि इतने गिवन वॉल्यूम में कितने आयंस हैं, तो चेक करो गिवन वॉल्यूम के अंदर तो आयंस कम हो गए ना। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ा दूं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आयंस ओवरऑल बढ़ गए हैं घट गए, आयंस उतने ही हैं, पर चार्ज कैरियर यानी आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया है? पर यूनिट वॉल्यूम तो घट गए ना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए ही बच्चों चेक करो, अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो क्या कॉन्सेंट्रेशन घटेगी? हाँ। क्या वॉल्यूम बढ़ेगा? हाँ। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ आयंस पे, वीक है तो बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? तो चेक करो, डाइल्यूशन हमने क्या करा था? इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? डिक्रीज। वॉल्यूम बढ़ गया ना। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, और इसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो गई बच्चों? डिक्रीज। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले आगे। तो हमने क्या देखा बच्चों? ओवरऑल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आप वाटर ऐड करते जाओगे तो कंडक्टिविटी वर्ड क्या होता है? कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम,
जिसमें लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दिया गया है, तो उसके कंपैरिजन में आप सोचो ना, नंबर ऑफ आयंस तो कम ही हो गए, तो इसीलिए कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ में आ गया? तो अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है। नंबर 3, मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम, ये पता नहीं ए क्यों बन जाता है बार बार, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई, इन दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइल्यूशन का। बच्चों दिमाग लगाओ और बताओ। तो एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखिए इसका, फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, और लैम्डा ई का फॉर्मूला क्या है चेक करो, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। हाँ या ना, सही है। अब जरा चेक करो, अभी अभी हमने पढ़ा था कापा क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो चेक करो अगर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने पर घट रही है, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी घट रही है, तो कापा अगर घट रहा है तो ये घटना चाहिए कि नहीं, और कापा यहां पर घट रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिक्रीज होना चाहिए कि नहीं। हाँ या ना, देखते हैं बच्चों। डाइल्यूशन अगर आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, ये एरो ऊपर की तरफ का मतलब है इंक्रीज हो रहा है, अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो क्या होगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कापा यानी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। और बच्चों कंडक्टिविटी अगर कम हो जाएगी तो दोनों ही केस में आप चेक कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा एम हो या लैम्डा ई हो, दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगी। कोई दिक्कत? मेरी बात समझ में आ गई या वर्ड्स में लिखूं? लेकिन बच्चों एक और चीज, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। बच्चों तुम लोग ये बात अच्छे से जानते हो कि जो मोलैरिटी होती है वो सीधा सीधा वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। हाँ या ना, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। ये बात मालूम है कि नहीं, 11 से पढ़ते आ रहे हो। अब जरा चेक करो, जब आप डाइल्यूशन कर ही रहे हो तो वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा होगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों कम होंगे। हाँ या ना, अगर मोलैरिटी कम होगा तो लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज होगी, नॉर्मेलिटी अगर घटेगा तो भी इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई? वो देखो उसको नींद आ रही है, इतनी इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। अरे भैया वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी कम हो जाती है, नॉर्मेलिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी घटेगी ना, और मोलैरिटी भी घटेगी। ये दोनों 11 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो बच्चों चेक करो, डाइल्यूशन बढ़ने से कंसंट्रेशन कम हुई, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम के बढ़ने से मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों डिक्रीज हो गए। अगर ये डिक्रीज होंगे तो फिर लैम्डा एम की वैल्यू और लैम्डा ई की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो जरा सोच के देखो, लैम्डा एम हो या लैम्डा ई हो, दोनों इंक्रीज होने चाहिए। तो अब फाइनली बताओ, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर फाइनली क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा? बोलो भाई, फाइनली क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा? अब ऐसे में तो भैया दुविधा आ गई, नहीं बता सकते फॉर्मूले के हिसाब से। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, लैब में जाके प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हाँ या ना, किया गया होगा, लैब में ले जाकर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊं तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तब ये पता चला कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ये ज्यादा किस पर डिपेंड करती है, मोर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, यानी इस पर वॉल्यूम का ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि
वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तेजी से तो ये वाला इफेक्ट ज्यादा तेजी से हो रहा है। मतलब मान के चलो अगर ये इफेक्ट 10% तेजी से काम कर रहा है तो ये सिर्फ 2% तेजी से काम कर रहा है। तो फाइनली क्या हुआ ओवरऑल, तो ओवरऑल लैम्डा एम एंड लैम्डा ई विल इंक्रीज। फाइनली क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा और ये तेजी से इस पर इफेक्ट हो रहा है। तो फाइनली दोनों की वैल्यू ओवरऑल लैम्डा एम और लैम्डा ई विल इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो ये बात याद रखना बच्चों, डाइल्यूशन करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है चारों पर, समझ में आ गया। तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब कुल मिला के सभी इंक्रीज कर रहे हैं एक्सेप्ट कंडक्टिविटी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चले आगे। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है कोलराउच लॉ और उसके अलावा और भी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इतना कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लेना, लिख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।